हाय, आगे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आप इसे किसी भी डायमेंशन से देखें, यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हाईली प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं, प्लस उन्हीं टॉपिक्स और इश्यूज से फ्रेम किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में टॉपिक्स भी लर्न और रिवाइज किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस फीचर, अगर आपको अपनी कॉपीज़ इवेल्युएट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी आंसर्स को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। वी होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, critically examine the need for making the right to health a fundamental right in India। अभी रिसेंटली द हिंदू के अंदर इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया था जिससे इस तरह का काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। अब हम अपने बेसिक अप्रोच को यूज़ करते हुए सबसे पहले इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया जिसमें से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। एट फर्स्ट साइट हमें देखने में पता चलता है कि राइट टू हेल्थ के बारे में बात हो रही है, पर अभी भी पूरा कंटेक्स्ट क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए हम कंटेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन के कीवर्ड मतलब डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक को डायरेक्शन देते हैं कि हम उस ब्रॉड एरिया में भी किस डायरेक्शन में सोचना है। इस क्वेश्चन के अंदर क्रिटिकली एग्जामिन कीवर्ड दिया गया है। इसका मतलब हो जाएगा, नाम से ही पता चलता है कि किसी टॉपिक का एग्जामिनेशन करना कि किसी के होने से क्या फायदे क्या नुकसान है। तो इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट हम कह सकते हैं सबसे पहले कि हमें राइट टू हेल्थ को एक फंडामेंटल राइट बनाने की ज़रूरत क्यों है, और अगर बनाया तो इसके पीछे कौन कौन से चैलेंजेस या कंसर्न्स आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने बेसिक अप्रोच का हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया, कंटेक्स्ट को समझ लिया। अब हम अपने दूसरे स्टेप पर आते हैं जिसे कहेंगे कंटेंट इकट्ठा करना। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी कंटेंट आपके दिमाग में आ रहा हो, या आपको वो एडिटोरियल जिसमें इसके बारे में दिया है वो उसमें से आइडियाज़ लेने हो, या फिर आप वेबसाइट्स या मैगजीन्स के अंदर से ले सकते हैं। कुछ भी करके बेसिकली इस टॉपिक के बारे में आपको मैटर अपने दिमाग में लाना है या रफ पॉइंट बना के रफ पेज पर लिख देना है। काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चन है, पर सिर्फ देखने में ही ऐसा लग रहा है। क्योंकि कंटेंट के बारे में आप सोचिए, राइट टू हेल्थ की हमें क्यों ज़रूरत होगी। ऑब्वियसली हमें लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए, जो कि हमारे राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर है। दूसरा, यहाँ पे जो पेंडेमिक सिचुएशन हो रखी है, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तो और भी ज़रूरी है। लेकिन फिर हमारे पास चैलेंजेस भी आ सकते हैं कि इतना पैसा हम नहीं दे पाते हैं, हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स उतने नहीं हैं। तो शायद आपको अब आइडिया लग रहा होगा कि हम किस तरह का कंटेंट इसके अंदर लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट होता है, कंटेंट। लेकिन यह सारी इन्फॉर्मेशन अभी रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, इसलिए आंसर को एक बेटर प्रेजेंटेशन देने के लिए हम तीसरे स्टेप पर आते हैं जो है स्ट्रक्चर। इस स्टेप के अंदर हम वो सारी रॉ इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर लगाते हैं। किसी भी आंसर के 3 बेसिक कंपोनेंट जरूर होते हैं, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। और इन्हें लिखना क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से इजीली हमारे अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है कि हम क्वेश्चन को देखकर एक डिस्टिंग्विश करने लग जाते हैं कि किसका इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से देना है। इस तरह हमने अपनी बेसिक अप्रोच की तीनों एस्पेक्ट्स को जान लिया। अब इस थियोरेटिकल नॉलेज को अगर हम एक्चुअल में अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि किस तरह का आंसर हमें मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको यह वीडियो पॉज करना चाहिए और इसका आंसर खुद लिखना चाहिए। फायदा क्या है इसका, इतना जरूर पता है कि नुकसान भी कुछ नहीं है। अगर फायदा 1% का भी है तो 4 लाइन्स आर मच बेटर देन 0। आई होप आपने इसका आंसर लिखा होगा। लेट्स सी हाउ इट कैन बी। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन हम अपना कंसाइज 4 से 5 लाइन में कर सकते हैं। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम फंडामेंटल राइट ऑफ हेल्थ के बारे में बताएंगे कि इसके अंदर समय से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल सके,
और सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो और सभी तबके के लोग इसको अफोर्ड भी कर पाएं। साथ में क्वालिटी भी अच्छी हो। राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट बनाना और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि नोवल डिसीजेस जिस तरह के हम देखते हैं कि H1N1, निपाह वायरस और अभी रिसेंटली कोविड-19 का पेंडेमिक, इन सबसे अच्छे से डील करने के लिए अब हमें फंडामेंटल राइट हेल्थ को बनाना इम्पोर्टेंट हो गया है। बॉडी के अंदर हम डायरेक्टली क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करते हुए सब हेडिंग बनाएंगे नीड फॉर राइट टू हेल्थ एज फंडामेंटल राइट। सबसे पहला पॉइंट कह सकते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का खुद आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है, इट अपहोल्ड्स राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसके अंदर अगर आप हेल्थ वाला पार्ट इंटीग्रल है। तो जब यह फंडामेंटल राइट अपने आप में कह रहा है कि हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसे हम अलग से फंडामेंटल राइट क्यों नहीं बना सकते। दूसरा हम डीपीएसपी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। डीपीएसपी के आर्टिकल 47 के अंदर भी स्टेट्स को डायरेक्शन है कि उन्हें सिटीजन की हेल्थ को बेटर रखना है। अगर राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट बना दिया तो जो ये पेंडेमिक वाली जो सिचुएशन आती है या फिर नोवल डिजीजेस जो निकल कर आ जाती हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए भी इफ़ेक्टिव रहेगा। फिर इससे हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विसेज हैं वो सभी के लिए अफोर्डेबल हो पाएंगी। फिर जो हमारी जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली पॉपुलेशन है उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब डॉक्टर को तो दिखा दिया लेकिन फिर उसके बाद उस दवाइयाँ, अलाउंस, ट्रैवलिंग, इन सब में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाता है। फंडामेंटल राइट टू हेल्थ बनाने से मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट्स के अंदर भी हम कमी ला सकते हैं और साथ में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी नीड हम इतना लिख सकते हैं 150 वर्ड्स वाले आंसर में। लेकिन क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टिव वर्ड था क्रिटिकली एग्जामिन, तो इसलिए अब हम यहाँ पे कंसर्न्स और चैलेंजेस भी बताएंगे। राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट बनाने के लिए हमें ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। इंडिया हेल्थ के ऊपर काफ़ी कम खर्च करता है। दूसरी कंट्री चाइना या साउथ अफ्रीका वो भी 5% एंड 8.5% GDP का खर्च करते हैं, वहीं इंडिया 2% करता है। इंडिया के अंदर डॉक्टर रेशियो बहुत ही पुअर है। यहाँ 10,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, वहीं WHO रिकमेंड करता है कि 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। अगर हेल्थ केयर को फंडामेंटल राइट बना दिया तो फिर कोर्ट के केसेस और बढ़ सकते हैं, जो कि जुडिशरी पहले से ही ज़्यादा ओवरबर्डन है। अब इतने सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अगर हम लेकर भी आए तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल सप्लाईज, इन सब में काफ़ी कमी है जो इतनी जल्दी पूरी नहीं हो सकती। फिर इन पर खर्चा भी करना, अगर गवर्नमेंट खर्चा भी करेगी तो उसके ऊपर डेप्थ बढ़ेगा और सरकार के लिए और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अगर सरकार कर्जा लेकर नहीं भी करना चाहे तो दूसरा ऑप्शन होता है टैक्स बढ़ा के लिया जाए पैसा और उसको यूज़ किया जाए मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए। पर फिर हमारे टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आम जनता के लिए या और अनबियरेबल हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, यूरोपियन नेशंस हैं, वहाँ पर 40% तक टैक्सेस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में जाता है और इस तरह से हमारी बॉडी कंप्लीट हो जाती है। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, अपना कंक्लूजन, क्योंकि क्वेश्चन को देखकर पता चल रहा है कि हम इसके अंदर वे फॉरवर्ड दे सकते हैं और वो कुछ इस तरह होगा कि यह समय बहुत हाई टाइम है गवर्नमेंट के लिए कि वह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जैसे मेजर्स पर सोचना शुरू करे और एक कम्प्रहेंसिव नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाए। यह तो लॉन्ग रन की बातें हुई। शॉर्ट रन में PMJ का एक्सपेंशन कर सकते हैं और आयुष का इंटीग्रेशन कर सकते हैं मेन फील्ड से। इस तरह के धीरे धीरे छोटे छोटे एफर्ट्स लिए गए तो अपने आप ही राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट बनाने तक का रास्ता बनता जाएगा और इस तरह से आपका यह आंसर 1.5 से 2 पेज के अंदर हो जाएगा। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं
और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।